बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट 2। तो बच्चों हमने अपने पिछले भाग में पढ़ा था अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति में मिलने वाले जितने भी संसाधन हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ पर हमने यह टर्म नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पिछले भाग में पढ़ा था। और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप ऑन द प्रेजेंस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। तो जैसे कि इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्टिविटी 5.2। तो बच्चों इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, यह एक ग्रुप में की जाने वाली एक्टिविटी है। इसके लिए आपको ज़्यादा संख्या में बच्चे चाहिए। टेक सम कंटेनर्स, आपको कुछ खाली डिब्बे चाहिए। फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम टॉफ़ीज़। तो आपको उनको फिल करना है, जैसे पॉपकॉर्न्स के साथ मूंगफली के जो हम पीनट्स होती हैं, मूंगफली के साथ रोस्टेड ग्राम या फिर टॉफ़ीज़। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। आपको जितने भी बच्चे हैं उनको 7 हर ग्रुप में 7 बच्चे होने चाहिए। और फर्दर उनकी सब डिवाइडिंग आपने करनी है, जैसे कि जो आपने 7 बच्चे लिए थे उनको फर्दर आपने 1, 2 और 4 की संख्या में डिवाइड कर देना है। तो बच्चों जो ये 7 स्टूडेंट्स हैं उनको आपने फर्दर क्या कर दिया है, सब ग्रुप उनके बना दिए हैं। और उनकी संख्या कितनी है, 1 2 4। अब याद रखना बच्चों, ये 1 to 4 का मतलब क्या है, ये सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट करेंगे जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को। जैसे कि ये फर्स्ट जनरेशन है, इसके आगे ये सेकंड आ गई, ये आ गई 4। मतलब फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ कितने अगर हम देखें कितने स्टूडेंट है, सिर्फ अकेला एक स्टूडेंट। सेकंड जनरेशन में 2 स्टूडेंट। और अगर आप लास्ट वाला देखें तो कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट। इसका मतलब जो जनरेशन दर हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या देख रहे हैं कि संख्या, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़, बढ़ रहा है। तो बस आपने यह ध्यान में रखना है कि जो हमने फर्दर सब ग्रुपिंग की है उसमें संख्या बढ़ रही है। और इट रिप्रेजेंट जनरेशन, ठीक है, जनरेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसके द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, यह जनरेशन में जो आपने स्टूडेंट्स डिवाइड किए हैं 1 to 4, ये क्या है, ये भी वहाँ जो भी आपने जनरेशन के जो कंज्यूमर है, जो किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्ज नंबर ऑफ़ कंज्यूमर। तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, हमारे देश में लगातार बढ़ते ही चली जा रही है। तो यहाँ पर हमने जो 7 स्टूडेंट के सब ग्रुप्स बनाए हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो इसी जनरेशन को जो बढ़ रही है उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। और आपने इन सभी कंटेनर्स को एक टेबल पर रख देना है। आस्क कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। तो बच्चों याद रखना, ईटेबल्स होती हैं जो खाने की चीज़ें हैं। अब हमने फर्स्ट कंटेनर में हमने क्या कहा था कि आपने कितने कंटेनर लेने हैं, आपने 3 कंटेनर लेने हैं, जिसमें आपने पीनट्स, आपने टॉफ़ीज़, या फिर आपने कह सकते हैं कोई भी ईटेबल, कोई भी खाने वाली चीज़ डाल सकते हो। अब जब आप फर्स्ट जनरेशन के बच्चे को कहोगे कि आप इसको खाओ, तो आप देखोगे कि जब वो अगर एक भी सब में से लेता है तब भी बहुत बच जाते हैं। जब आप सेकंड जनरेशन के बच्चे को कहोगे कि आप इसमें से चीज़ें लो, तो आप देखो फिर भी आपके लिए काफ़ी बच जाता है। लेकिन जब आप थर्ड जनरेशन के बच्चे को कहोगे, जहाँ पर आपको 4 बच्चे देखने को मिलेंगे, जब वो लेना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि जो संख्या वो बहुत ज़्यादा मात्रा में घट गई है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहले के कंपैरिजन में जो आज नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम पड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमारे कम पड़ चुके हैं। और ये नेचुरल रिसोर्सेज इतने कम हो चुके हैं कि आने वाले समय में ये ख़त्म भी हो जाएंगे। तो इस एक्टिविटी से हमें यही समझ में आता है। तो लेट्स फिनिश दिस एक्टिविटी। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। अब बच्चों से खुद ही पूछो कि आपको कहाँ पर कंटेनर्स में कमी दिखाई दे रही है। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर आप 4 बच्चों को, जो थर्ड जनरेशन में कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, अगर उनके सामने जो डिब्बे रखे हैं आप देखोगे वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं। वहाँ आपको इतना उनको वहाँ पर आपको कोई भी टेबल नहीं दिखाई देगा। जबकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में आपको कुछ कुछ जो ईटेबल्स चीज़ें हैं वो थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट दिखाई देंगी। नाउ फाइनली ऑब्जर्व whether all the consumer of the third generation got the eatables or not। और ऐसा होगा कि फोर्थ जनरेशन के लिए क्या पता डिब्बा पहले ही खाली हो जाए। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। तो बच्चों आपने ये एक्टिविटी घर पर परफॉर्म करके देखनी है।
Assume that the table in the container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas. तो बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको ये सभी लास्ट में कंक्लूज़न क्या निकाला है कि जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो बच्चे हैं वो जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गई, नेचुरल गैस हो गई। अब ये सभी चीज़ें हम कह रहे हैं कि जनरेशन जैसे आगे बढ़ती जा रही है तो ये चीज़ें भी हमारी कम होती जा रही है, या फिर आप देख रहे हो कि इनके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, ताकि जितना कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव होगी उतना ही उसका कम यूज़ होगा, इसलिए इनके रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। तो यह तो ऑब्वियस बात है बच्चों कि एक ग्रुप में एक ही बच्चा है, दूसरे ग्रुप में 2 हैं, तीसरे ग्रुप में 4 है। तो ज़्यादा कहाँ पर चीज़ें यूज़ होंगी, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है या संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ थर्ड जनरेशन में ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। अब इन 3 लाइनों का मतलब है कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, वो बहुत ही मतलब समझदार थे, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अपने समय पर वेस्ट नहीं किए, उन्होंने वो हमारे लिए छोड़ दिए। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो बहुत ही ग्रेडी है, वो बहुत ही लालची है, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी इन चीज़ों को ख़त्म करने पर तुली हुई है। और प्लानिंग के साथ अगर इन चीज़ों को, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अगर यूज़ किया जाए, तो ये अवेलेबिलिटी हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मतलब रह सकती है, वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रह सकते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो इतनी जल्दी से इनको ख़त्म करने पे लगी है कि फ्यूचर जनरेशन को ये देखने को भी नहीं मिलेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसीलिए इस चैप्टर में आपको यह समझाया जाएगा कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इन्हें एक प्लानिंग के अनुसार यूज़ करना चाहिए। दिस वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनको बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। क्योंकि ये हमारे कहाँ से बनते हैं कि ये डेड रिमेन्स जो पहले हमारे बहुत सालों पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके द्वारा ये बनते हैं, और इनको बनने की प्रक्रिया में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म निकल कर आई है फॉसिल्स, तो आप यहाँ अंडरलाइन कर ले कि दिस व्हाट इज़ फॉसिल। तो यहाँ दिस वर्ड की जगह आप लिख दो ऑल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फॉसिल्स, सो दिस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। अब याद रखना कि ये तो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, लेकिन जो डेड रिमेन, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको बोला जाता है फॉसिल। और हिंदी में अगर बात की जाए तो इन्हें बोला जाता है जीवाश्म। कोल इज़, अब आप यहाँ देख सकते हैं कोयला कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, सभी ने देखा भी होगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कोल के साथ। ये क्या है हमारा ये है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट इज़ हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। तो सभी ने अपनी लाइफ में देखा ही होगा कि ब्लैक कलर का होता है, बहुत ही हार्ड होता है कोल। और आजकल तो आपने सीज़न में देखा होगा कि आप जो भुट्टा खाते हो कोल पे ही वो ज़्यादातर आप देखते हो कि सेकते हैं, या फिर घरों में ईंधन के लिए एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। यह खाना खाने के लिए मतलब इसको खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले इसको जो आपकी ट्रेन होती हैं उसका जो फर्स्ट इंजन होता है उसको चलाने के लिए हम इसको यूज़ करते थे ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो, और वो स्टीम इंजन चलाती थी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खपत होती थी। लेकिन आज ज़्यादातर आपने देखा है जो इंजन्स हैं वो कोल फ्री हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। तो आज हम इतना कोयला यूज़ नहीं करते इंजन वगैरह में। तो इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आप यह देखने को आपको ज़रूर मिलेगा कि बेशक हम इंजन्स में ये कोल बहुत कम मात्रा में यूज़ करने लगे हैं, लेकिन इसकी जो खपत है और जगह बहुत बढ़ चुकी है। थर्मल पावर प्लांट्स में बेसिकली कोयले को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास आप खुद ही देखिए बहुत थर्मल पावर प्लांट है और वहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो कोयले को हम बहुत सी प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ में। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखना
आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है एक्स्ट्रा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल, तो आप इसे पॉइंट्स में अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं फिगर 5.1 की कोयला कैसा दिखता है। और यहाँ पर आपको कोयले के बारे में बताया गया कि यह हार्ड होता है और हमारा स्टोन जैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक इन कलर, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो याद रखना व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल एंड यूजेस ऑफ कोल। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक क्वेश्चन में ही इसको लगा ले कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ कोल, तो प्रॉपर्टी आपको ये बतानी है और यूजेस आप नीचे वाले बता सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्टोरी ऑफ कोल। तो बेटे स्टोरी ऑफ कोल, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। तो स्टोरी ऑफ कोल को हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।